नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी मित्रों का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फसलों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा कृषि विज्ञान से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग फसलों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जीवन चक्र के आधार पर फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जीवन चक्र के आधार पर फ्रेंड्स इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक वर्षीय फसलें। किन फसलों को हम लोग एक वर्षीय फसलें बोलते हैं फ्रेंड्स? तो वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेता है, 1 वर्ष के अंतर्गत हो जाता है फ्रेंड्स, ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्षीय फसलें बोलते हैं। अगर हम लोग इसका उदाहरण देखें फ्रेंड्स, तो गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या है? हमारे 1 वर्षीय फसलें हैं। 1 वर्ष के अंतर्गत ये सभी फसल हो जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग द्विवर्षीय फसलें के बारे में बात करते हैं। द्विवर्षीय फसलें कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विवर्षीय फसलें बोलते हैं। चकुंदर हमारा क्या है फ्रेंड्स? द्विवर्षीय फसलों के अंतर्गत आता है। चकुंदर हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुवर्षीय फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में समय में पूरा करता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बहुवर्षीय फसलें बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका उदाहरण देखें तो नेपियर घास है और रिचका भी इसका उदाहरण है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ऋतुओं के बारे में हम लोग देखें तो एक हमारा खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है और जायद फसल होता है। तो इन 3 भागों में क्या है? ऋतुओं के आधार पर बांटा जाता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खरीफ फसलें देखेंगे। तो खरीफ जो फसलें हैं फ्रेंड्स, इसको क्या है? जून जुलाई में बोया जाता है और क्या है? इसके लिए उच्च तापक्रम और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। खरीफ फसल हम लोग देखें तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द, ये सभी क्या है फ्रेंड्स? हमारे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और रबी फसल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन फसलों के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, लेकिन पकने के लिए क्या है? उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ये जो फसल है वो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसलें आते हैं फ्रेंड्स? तो गेहूं आ जाता है, जौ आ जाता है, जई, चना, मटर, मसूर, सरसों और क्या आता है आपका? बरसीमा, आलू आदि, ये सभी क्या हैं? आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है जायद फसल। जायद फसल हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसके लिए अधिक ताप एवं अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स और इसको फरवरी मार्च में बोई जाती है। जैसे आपका खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी क्या है फ्रेंड्स? आपके जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विशेष उपयोग के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। विशेष उपयोग के आधार पर फसलें, तो सबसे पहला हमारा है नगदी फसलें। नगदी फसलें हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो इन्हें बेच करके किसान क्या है? अन्य आवश्यकताओं के लिए धन कमाता है, धन अर्जित करता है, उनको हम लोग बोलते हैं नगदी फसल। जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ये क्या है? हमारा नगदी फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको यही से पूछा जाता है कि इनमें से कौन नगदी फसल है, इनमें से कौन खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी उदाहरण को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और अगली फसल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला है हमारा अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो 2 फसलों के बीच खाली समय में उगाई जाने वाली जो फसल होता है उनको हम लोग अंतर्वर्ती फसलें बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 2 जो फसलें होती है उनके बीच जो खाली समय रहता है उसमें जो बोई जाती है उनको हम लोग अंतर्वर्ती फसलें बोलते हैं। जैसे आपका मूंग हो गया, जीरा हो गया, ये क्या है? हमारा अंतर्वर्ती फसलें के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा
कीट आकर्षक फसलें, कीट आकर्षक फसलें हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो ये आपका मुख्य फसलों को क्या है, कीटों से बचाने के लिए बोया जाता है फ्रेंड्स। कीटों से बचाने के लिए जो मुख्य फसलें हैं उसके चारों तरफ बोई जाती है। जैसे कपास की खेती के चारों तरफ क्या है, भिंडी आपका लगाया जाता है। कपास में जो लाल कीट होता है उससे बचाने के लिए लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो जो हमारा भिंडी हो जाएगा वो क्या है, हमारा कीट आकर्षक फसलें हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या कर रहा है, हमारा जो मुख्य फसल है उसको बचा रहा है, कपास को क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, अगला हमारा फसल है फ्रेंड्स आवरण फसल। आवरण फसल हम लोग किसको बोलते हैं? जो कि भूमि को क्या करता है, अपर्दन से बचाता है। उन फसलों को हम लोग आवरण फसल कहते हैं। जैसे कि आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, आवरण फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक महत्व के आधार पर जो फसल है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अनाज की फसलें, अनाज की फसलें हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? इन फसलों में क्या है, दाने अनाज के रूप में खाने के काम आते हैं फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या है, अनाज फसलें बोलते हैं। जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ, बाजरा, ये सभी क्या है, आपके अनाज की फसल हैं। इनको खाया जाता है, इसलिए क्या है, इनको हम लोग अनाज की फसलें बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा दलहनी फसलें। दलहनी फसलें हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो इन फसलों के बीजों का जो मुख्य रूप है उसमें क्या है, प्रोटीन के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा दाल हो गया, उनको हम लोग प्रोटीन के स्रोत के रूप में मानते हैं। मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना, सरसों, सोयाबीन, ये सभी क्या है, हमारे प्रोटीन के स्रोत हैं। तो इनको हम लोग क्या है, दलहनी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा फसल है तिलहनीय फसलें। तिलहनीय फसलें हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो इन फसलों के बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है, उनको हम लोग क्या है, तिलहनीय फसलें बोलते हैं। जैसे हमारा सरसों हो गया, राई हो गया, तोरी हो गया, सूरजमुखी, मूंगफली, अंडी और क्या है, सुकुम, असली, सरसों, सोयाबीन, तिल, ये सभी क्या है, हमारा तिलहनी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेशेदार जो फसलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसको हम लोग रेशेदार फसल बोलते हैं? देखिए, इन फसलों से क्या है, हमें रेशा प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग इसको रेशेदार फसल बोलते हैं। इससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, बोरा बनाते हैं और कई प्रकार के उपयोग में इनको लाते हैं। जैसे कि हमारा कपास हो गया, जूट हो गया और क्या है, हमारा पटसन, सरई, सनई, ये सभी क्या है, हमारे रेशेदार फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है मसाले की फसल। मसाले की फसल क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, खुशबू एवं स्वाद के लिए जो हमारा प्रयोग में आता है उनको हम लोग क्या करते हैं, मसालेदार फसलें बोलते हैं। जैसे कि हमारा जीरा हो गया, धनिया हो गया, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, पुदीना हो गया, हल्दी, ये सभी क्या है, हल्दी, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन, ये सब क्या है, हमारे मसालेदार फसलों के अंतर्गत आते हैं, मसाले की फसलों के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग ले लेते हैं सब्जी वाली फसलें। सब्जी वाली फसल हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो इनका प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं, इनको हम लोग सब्जी वाली फसल बोलते हैं। जैसे कि आपका भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, सेम, जो गोभी हो गया, चुकंदर है, बैंगन है, टमाटर है, मटर है, ठीक है, पालक की भाजी है, ये सभी क्या है, हमारा सब्जी वाली फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो ये तो था फसलों का वर्गीकरण। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए।